इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन एक अजीब सा रिलेशन है। सास बहू जैसा कभी लगता है, कभी दो भाइयों की तरह, कभी नफरतें, कभी मोहब्बतें। लेकिन माजी में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जो बहुत ही हैरत अंगेज थे। जैसे इंडिया के एक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के एक सोल्जर के लिए सिफारिश कर दी थी। ये सिफारिश पाकिस्तानी फौजी अफसर को बहादुरी का तमगा देने के लिए की गई थी। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह कलर की नजरें ढाका पर जमी थी। रावलपिंडी को गॉर्डन कॉलेज तालीम याफ्ता ब्रिगेडियर कलर 1971 में इंडिया फौज के 95वें माउंटेन ब्रिगेड की कमान कर रहे थे। ये वो वक्त था जब इंडियन फौज मशरकी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी, जहां इंतखाबात में अवामी लीग की वाज़ेह फतह के बावजूद इक़्तिदार से दूर रखे जाने पर खाना जंगी छिड़ गई। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह को शमाल में आसाम की जानिब से मशरकी पाकिस्तान में हमलावर होने की जिम्मेदारी मिली थी और सबसे पहले ढाका तक पहुंचने का इरादा रखते थे। ताहम इनके इन मंसूबे के रास्ते में पहली रुकावट मशरकी पाकिस्तान, जो जंग के बाद बांग्लादेश बना, की शुमाली सरहद पर मौजूद एक छोटी सी फौजी चौकी थी। कमालपुर नक्शे पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं था। अददी और फजाई बर्तरी के साथ साथ ब्रिगेडियर हरदीप सिंह के पास तोपखाना की भारी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा मशरकी पाकिस्तान की फौज से मुनरिफ होने वाले सिपाही, जिन्हें इंडिया ने तरबियत और असला फराम किया, यानी मुख्ती बाहिनी की 2 से 3 बटालियन भी दस्तियाब थी। ऐसे में कमालपुर की छोटी सी सरहदी चौकी पर कब्जा करना बज़ाहिर घंटों का काम था, लेकिन ये चौकी जहां एक नौजवान पाकिस्तानी फौजी अफसर कैप्टन एहसन मलिक सिर्फ 70 सिपाही हो और इतने ही नीम तरबियत याफ्ता रेंजर्स और रजाकारों के साथ दिफाई पोजीशन मजबूत करने में जते हुए थे। ब्रिगेडियर हरदीप के लिए एक तरनाला साबित, जहां एक पूरे ब्रिगेड और इंडियन फजाइये का मुकाबला करने के लिए कैप्टन एहसन मलिक के पास सिर्फ 3 मार्टर थे। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह कमालपुर पर कब्जा कर लेते तो ढाका तक रसाई इनके लिए आसान हो जाती। कैप्टन एहसन मलिक और ब्रिगेडियर हरदीप सिंह का ये मुकाबला इसलिए भी अस्करी एतबार से अहमियत रखता है कि ये बाकायदा जंग से कई हफ्तों कबल ही शुरू हो गया था, जिसके खिताम तक नौजवान पाकिस्तानी फौजी अफसर के दिलाना तूफान ने इंडिया फौज के सरबराह को भी इनकी बहादुरी का एतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया। इंडिया की अस्करी हिकमत अमली इंडियन फौज ने जंग के बाकायदा आगाज से कबल ही मशरकी पाकिस्तान के सरहदों के अंदर मुदाखलत और मुख्ती बाहिनी के जरिए हमलों का आगाज कर दिया, जिसका मकसद जंग से कबल पेशकदमी को आसान बनाना। 4 साल कबल ही फौज में कमीशन हासिल करने वाले कैप्टन एहसन मलिक को इंडिया की सरहद में सिर्फ 1000 गज के फासले पर वाक़ इस चौकी पर तैनात हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इंडिया ने कमालपुर पर कब्जा करने की कोशिशों का आगाज कर दिया। जून और जुलाई में इस चौकी पर हमले इनकी तैनाती से कबल ही हो चुके थे। ताहम 22 अक्टूबर 1971 को इंडियन फौजों और मुख्ती बाहिनी ने मिलकर चौकी पर हमला किया। अपनी किताब विटनेस टू सरेंडर में सदीक सालिक ने लिखा है कि इस हमले में एक अफसर समेत 9 इंडियन हमलावर हलाक। अगला हमला 14 नवंबर को किया गया, जिसमें इंडियन फौजी भी शामिल थे। एहसन मलिक ने पाकिस्तानी फौज के मैगजीन हलाल में इस बारे में लिखा है कि 15 नवंबर को जब इनके चंद फौजी पेट्रोलिंग की गश्त से निकले तो इन पर गोलियों की बौछार हुई। एहसन मलिक को एहसास हुआ कि चौकी पर कब्जा करने की इब्तदाई कोशिश में नाकामी के बाद इंडियन फौज ने इनकी चौकी को घेरे में ले लिया। ब्रिगेडियर हरदीप इब्तदाई नाकामी के बाद हिकमत अमली बदलने पर मजबूर हुए। उन्होंने चौकी का मुकम्मल मुहासरा कर लिया और तोपखाने से भारी बमबारी का आगाज कर दिया। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह ने अपनी किताब इंडियाज वॉर सिंस इंडिपेंडेंस में लिखा है कि ब्रिगेडियर हरदीप ने 2 बटालियन की मदद से चौकी का मुकम्मल घेराव कर दिया। सदीक सालिक अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर कलर का मकसद यह था कि चौकी पर हमले में मजीद जानी नुकसान की बजाय पाकिस्तानी फौजियों पर नफसियाती दबाव डाला जाए और इन तक किसी किस्म की कोमक पहुंचने के इम्कानात को खत्म करके इन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ताहम एहसन मलिक ने अपनी चौकी में खंदकें खोदकर कंक्रीट की मदद से उन्हें मजबूत बना रखा। दिन की रोशनी में नकलो हरकत को मुमकिन बनाने के लिए खंदकों को एक दूसरे से मिलाया गया था। इनकी दिफाई हिकमत अमली का एक और पहलू उन्होंने वियतनाम जंग से सीखा। इस हिकमत अमली के तहत नोकीले बांसों की मदद से चौकी के इर्द गिर्द बाड़ बना दी गई ताकि कोई भी हमलावर बासानी चौकी तक रसाई न हासिल कर सके। इसके अलावा चौकी के इर्द गिर्द ग्रेनेड, बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक मवाद नस्ब किए गए। भारी बमबारी के बावजूद इस दिफाई हिकमत अमली की वजह से कैप्टन एहसन मलिक और उनके जवान नफसियाती दबाव का शिकार न हो तो 21 नवंबर को इंडियन फौज ने भरपूर हमला किया। इस बार इंडियन फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ देर बाद एक दूसरा हमला भी इस तरह नाकाम हुआ। एहसन मलिक के मुताबिक अगली सुबह उन्होंने चौकी के आसपास 28 लाशें गिनी, जिनमें से एक कप्तान भी था। एहसन मलिक के मुताबिक इन लाशों को बीमार फैलने के डर से रात के वक्त दफना दिया गया।
तो अब तक एहसन मलिक ने अपनी चौकी पर कब्जा होने की कोशिश को नाकाम बना दिया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घिर चुके थे। इनकी बटालियन 31 बलोच के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान चंद मील दूर बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जिन्होंने इंडियन फौज का मुआवजा तोड़कर कैप्टन एहसन मलिक तक कोमक पहुंचाने की कोशिश की, ताहम ये कोशिशें कामयाब न हो सकी। कमालपुर तक मदद पहुंचने की कोशिशों के तनाजुर में ब्रिगेडियर हरदीप ने 27 नवंबर को रात एक बार फिर चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर ये कोशिश नाकाम। जनरल न्याजी और अमरीकी साफी इसी असना में मशरकी पाकिस्तान में फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी ने कमालपुर से चंद मील दूर जनूब में वाक़ बख्शीगंज में 31 बलोच कंपनी हेडक्वार्टर का दौरा किया। इनके साथ एक अमरीकी साफी डेन सदरलैंड भी थे। कैप्टन एहसन मलिक के मुताबिक उन्होंने वायरलेस पर जनरल न्याजी को आगाह किया कि इनके पास अब एम्यूनेशन बहुत कम रह चुके हैं। जवाब में जनरल न्याजी ने इन तक मदद पहुंचाने का वादा किया। जब अमरीकी साफी को बताया गया कि बाकायदा इंडियन फौज कमालपुर पर हमला कर रही है और इसके फौजी हलाक हो चुके हैं, तो इसने हलाक होने वाले फौजियों की लाशें देखने का मुतालबा किया। इसे आगाह किया कि ये लाशें देखने के लिए 7 मील शुमार में मौजूद कमालपुर चौकी तक जाना होगा, जो इंडियन फौज के घेरे में। डेन सदरलैंड ने जिद की कि वो चौकी तक जाना चाहते हैं। इसी रात जनरल न्याजी के रवाना होने के बाद कंपनी कमांडर मेजर अयूब कैप्टन एहसन मलिक तक राशन और असला पहुंचाने निकले, तो सदरलैंड भी उनके हमरा हो। अभी ये लोग कुछ दूर ही थे कमालपुर से जब इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में भगदड़ मची और मेजर अयूब तो चौकी तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन सदरलैंड को कुछ अता पता न था। कैप्टन एहसन मलिक के मुताबिक चौकी के आसपास सदरलैंड को तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिशें कामयाब न हुई। अगले दिन इल्म हुआ कि सदरलैंड दरअसल फायरिंग के वक्त जान बचाने के लिए खेतों में छुप गए और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बख्शीगंज वापस पहुंच चुके। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। दूसरी जानब इंडियन हाई कमान की जानब से सवाल किया जा रहा था कि एक छोटी सी चौकी पर कब्जे में इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि इनको वाज़े अददी बरतरी हासिल है। 30 नवंबर के आसपास कमालपुर पर एक और हमला किया गया। इस बार कैप्टन एहसन मलिक ने इंडियन फौजियों को ज्यादा करीब आने दिया। जो ही इंडियन फौजी चौकी के करीब पहुंचे तो अचानक इन पर फायर खोल दिया। हमला पसपा होने के बाद तकरीबन 20 लाशें गिरी। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह के मुताबिक चौकी पर होने वाले हमले के दौरान जब एक जवाबी मार्टर गोला इंडियन बटालियन कमांडर के करीब गिरा और 4 फौजियों के छींचड़े उड़े, तो उसके औसान खता हो गए और हमलावरों को पसपा होना पड़ा। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया। मेजर जनरल सुखविंदर सिंह लिखते हैं कि मुसलसल हमलों और हलाकतों की वजह से इंडियन फौजियों के हौसले पस्त हो रहे और हाई कमांड ब्रिगेडियर हरदीप की सलाहियत पर शक करने लगे। सिद्दीक सालिक अपनी किताब में लिखते हैं कि 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब असल मसला ये था कि एम्यूनेशन और खुराक का फुकदान पैदा हो चुका था, क्योंकि एहसन मलिक तक रस्त पहुंचाई की तमाम कोशिशें नाकाम रही। ऐसे में एहसन मलिक के लिए ज़रूरी था कि वो गोलियां और खुराक बचा कर रखते और इसीलिए उन्होंने चंद इक़दाम भी उठाए ताकि दस्तयाब सामान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बाकी रहे। सिद्दीक सालिक के मुताबिक जख्मी फौजियों और रजाकारों को ज़रूरी तिब्बी इलाज भी फराहम नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चौकी पर सिर्फ एक नर्सिंग असिस्टेंट मौजूद था जो सिर्फ पट्टी कर सकता था और दर्द के लिए दवाई दे सकता था। सिद्दीक सालिक की किताब के मुताबिक अब एहसन मलिक की चौकी पर हर फौजी के पास राइफल, 75 गोलियां, लाइट मशीन गन की 200 राउंड और 22 मर्डर गोले बाकी थे। 4 दिसंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हुआ। इस दिन जब 2 हेलीकॉप्टर कमालपुर के ऊपर नमूदार हुए तो चौकी में महसूस पाकिस्तानी फौजियों को गुमान हुआ कि इन तक कुमक आखिरकार पहुंचने वाली है। सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि इनके थके हारे चेहरे उम्मीद से जगमगा उठे, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। ये इंडियन फौज के हेलीकॉप्टर थे जो फिजा में बुलंदी से चौकी का तफसीली जायजा ले रहे थे। दूसरी जानब एम्यूनेशन की कमी के बायस अब कैप्टन एहसन मलिक ताकीद कर चुके थे कि गोलियों का बेजा इस्तेमाल न किया जाए। इंडियन फौजों को भी इस बात का एहसास हो चुका था और वो रफ्ता रफ्ता चौकी का घेराव तंग करते जा रहे थे। इसी दोपहर को इंडियन फौजी की जानिब से सफेद झंडा उठाए एक बंगाली के हाथों कैप्टन एहसन मलिक को पैगाम भिजवाया गया कि वो हथियार फेंक कर इंसानी जानों को बचा लें और नताइज की जिम्मेदारी भुगतने के लिए तैयार है। इस पैगाम में लिखा गया था कि आप गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान असलहा और रस्द मंगवाने की भरपूर कोशिश की है, जो कि आप जानते हैं कि नाकाम रही। ये रस्द हमारे हाथ लग चुकी है। आपकी चौकी का वक्त खत्म हो चुका है और आप जो फैसला करें हम इस चौकी पर कब्जा करने का पूरा इरादा रखते हैं। आपको मजीद जानी नुकसान से बचाने के लिए ये पैगाम भिजवाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ चुकी है और आपके साथी फौजी आपसे मीलों दूर हैं। इस पैगाम का जवाब चौकी की तरफ से इंडियन फौजियों पर गोलियों की बौछार से दिया गया तो थोड़ी ही देर में फजा में 4 इंडियन मगहत्यारे चौकी पर बमबारी करने पहुंच गए। कुछ देर बाद एक बार फिर फजाई बमबारी की गई। इसके बाद हथियार फेंकने के लिए एक और पैगाम भिजवाया गया।
میجر جنرل سکھوند سنگھ کے مطابق اس پیغام میں لکھا گیا تھا کہ آپ نے ہمارے پہلے پیغام پر توجہ نہیں دی، یہ آپ کو منطق سے کام لینے کی آخری اور درخواست ہے۔ آپ نے کچھ دیر قبل دوائی کا ذائقہ چکھ لیا، اگر آپ ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو وہی عزت دی جائے گی جو کسی ایسے دشمن کو دی جاتی ہے جس نے دلیری سے مقابلہ کیا۔ سکھوند سنگھ لکھتے ہیں کہ اس پیغام کے جواب میں بھی چوکی کی جانب سے گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ کیپٹن احسن ملک کو اب فیصلہ کرنا تھا، ان کا اسلحہ جو پہلے ہی کم ہو چکا تھا ختم ہونے والا تھا، ان تک کومک یا رس پہنچانے کے تمام راستے انڈین فوج کو قبضے میں تھے۔ فرار ہونے کی کوشش بھی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جیسے ہی وہ چوکی کی دفاع سے نکلتے تو انڈین فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا۔ قریب ترین کمپنی ہیڈ کوارٹر کئی میل دور تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی گاڑی نہ تھی۔ سکھوند سنگھ لکھتے ہیں کہ ایسے میں کیپٹن احسن ملک نے اپنے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان سے رابطہ کیا، تاہم ان کو کومک نہ مل سکی کیونکہ اب بخشی گنج پر بھی انڈین فوج حملہ کر چکی۔ ادھر انڈین فوج سربراہ اب اپنا ضبط کھو چکے تھے۔ انہوں نے چوکی پر ایک بار پھر فضائی بمباری کروانے کے بعد کیپٹن احسن ملک کو تیسرا اور آخری پیغام بھجوایا، جس میں لکھا تھا کہ اب میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا، یہ بہتر ہوگا کہ آپ کسی پیغام رساں کے ہمراہ آئیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ سکھوند سنگھ نے مزید لکھا کہ لیکن اس تیسرے پیغام کے جواب میں بھی ایک بار پھر چوکی کے بنکر سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، جس نے انڈین فوجی سربراہ کو غصہ دلا اور انہوں نے رات کے وقت چوکی پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گولیوں کی یہ بوچھاڑ کمالپور چوکی کا آخری جواب تھا۔ تقریباً شام 7 بجے کیپٹن احسن ملک تک سفید جھنڈا اٹھائے چوکی سے باہر نکلے اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر حامی بنے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایمونیشن ختم ہو چکا ہے، انڈین فوجی کو اب جواب دینے کے لیے گولیاں بھی باقی نہیں۔ 21 دن تک کسی قسم کی کومک کے بغیر لڑنے کے بعد اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تاہم کیپٹن احسن ملک نے واضح کیا کہ وہ انڈین فوج کی جانب سے ہتھیار پھینکنے کے پیغام کے جواب میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے اپنے کمانڈر کی ہدایت پر عمل کیا۔ کیپٹن احسن ملک نے 21 دن تک محاصرے کے باوجود بہادری سے صرف 140 کی نفری کے ساتھ ایک پورے بریگیڈ کو روکے رکھا، جس پر انڈیا کے آرمی چیف جنرل سیم مانیک شاہ نے ان کو ایک پیغام بھجوایا۔ جنرل مانیک شاہ، جو سیم بہادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انڈیا فوج کے فارمیشن کمانڈر کو یہ ہدایت دی کہ وہ کمالپور کا بہادر سے دفاع کرنے والے پاکستانی فوجیوں سے عزت دارانہ سلوک کریں۔ بریگیڈیئر ہردیپ سنگھ بھی اس افسر سے ملنا چاہتے تھے جنہوں نے ان کے بریگیڈ کا مقابلہ کیا تھا۔ جب وہ چوکی پر پہنچے تو مربوط دفاعی نظام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ توپ خانے کی بھاری بمباری اور فضائی حملوں کے باوجود کنکریٹ سے بنے پل باکسوں پر دراڑ تک نہیں آئی۔ احسن ملک لکھتے ہیں کہ انڈین فوجی افسر نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے باقی جوان کہاں ہیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف 60 فوجی اور 9 زخمی جوان ہیں، جن کے علاوہ چند نیم تربیت یافتہ رینجر اور چند غیر تربیت یافتہ رضاکار۔ احسن ملک نے جواب دیا کہ ہم 21 دن سے محاصرے میں ہیں اور کسی نے چوکی کو نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر انڈین افسر حیران ہوئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس چوکی پر کم از کم پاکستانی فوجیوں کی ایک پوری کمپنی تو ضرور موجود ہے۔ احسن ملک کے مطابق انڈین فوجی افسر اب بنکرز کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ ایک بنکر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اندر جائیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہاں بارودی سرنگ نہ ہو۔ چند دن بعد جمالپور میں احسن ملک کی کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سلطان اور ہردیپ سنگھ کے درمیان بھی خطوط کا دلچسپ تبادلہ ہوا۔ تاہم بریگیڈیئر ہردیپ سنگھ کمالپور کی چوکی کے ہتھیار پھینکنے کے 11 دن بعد ڈھاکہ کی مضافات میں پہنچنے والے پہلے سینئر انڈین فوجی افسر بن گئے، جہاں موجود پاکستانی کمانڈر جنرل امیر عبداللہ نیازی کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا جیسا کیپٹن احسن ملک کو۔ کئی سال بعد انڈین صحافی کرن تھاپر نے 1971 میں انڈیا کی فوج کی آرمی چیف جنرل سیم مانیک شاہ سے سوال پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے کیپٹن احسن ملک نامی ایک پاکستانی فوجی افسر کو بہادری سے متاثر ہو کر انہیں ایک پیغام بھجوایا تھا؟ اس کے جواب میں سیم مانیک شاہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، ہم ایک جگہ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کا دفاع احسن ملک کر رہے تھے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی لیکن ہم تیسری کوشش تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ بہت دلیری سے لڑا اور میں نے اسے ایک خط لکھا۔ سیم مانیک شاہ نے کرن تھاپر کو بتایا تھا کہ جب میں جنگ کے بعد پاکستان گیا تو میں نے اس کا ذکر پاکستانی ہم منصب سے بھی کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے خیال میں اس لڑکے کو بہادری کا تمغہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ جرأت مندانہ اور شاندار طریقے سے لڑا تھا۔ کرن تھاپر نے سوال کیا کہ کیا پھر احسن ملک کو تمغہ دیا گیا؟ سیم مانیک شاہ نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ کیپٹن احسن صدیق ملک کو ستارہ جرأت دیا گیا، وہ بعد میں فوج سے کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ شاید وہ واحد ایسے فوجی ہیں جن کی بہادری کا اعتراف اور انہیں تمغہ دینے کی سفارش مخالف فوج کے سربراہ نے خود ذاتی حیثیت میں کی تھی۔